नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल SS GK स्टडी में। आज मैं लुसेंट सेट 9 का डिस्कशन करवाएंगे, जिसमें 40 प्रश्न रहेंगे, जो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न होंगे आपके लिए। तथा आप वीडियो के अंत तक बने रहें। तथा अगर आप इसके पहले वाले वीडियो को आप नहीं देखे हैं तो जाकर आप प्लेलिस्ट बना दिया है लुसेंट सीरीज का, उसमें जाके आप देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का प्रश्न है, पहला प्रश्न है, पूरा पाषाण काल में आदि मानव के मनोरंजन का साधन था। तो पूरा पाषाण काल में आदि मानव के मनोरंजन के साधन क्या था? वो था शिकार करना। इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? शिकार। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शिकार था इसका मनोरंजन का साधन। अगला प्रश्न है, दूसरा प्रश्न, सबसे पहले कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल खोजा गया था? तो सबसे पहले जो हड़प्पा कालीन स्थल खोजा गया था वह कौन सा? हड़प्पा था। हड़प्पा के खोज किसने किया था? दयाराम साहनी ने 1921 ईस्वी में। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, हड़प्पा होगा, क्योंकि इसका खोज किया था किसने किया था? दयाराम साहनी ने किया था। दयाराम साहनी ने किया था। किसने किया था? दयाराम साहनी ने 1921 ईस्वी में। हड़प्पा किस नदी किनारे स्थित है? रावी नदी के किनारे स्थित है। मोहनजोदड़ो का खोज जो किया था और अखालदास बनर्जी ने 1922 ईस्वी में किया था। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी किनारे स्थित है। लोथल जो है वो भोगवा नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा की सभ्यता निम्नलिखित से संबंधित है। तो हड़प्पा की सभ्यता किससे संबंधित है? नवपाषाण युग, पूरा पाषाण युग, लौह युग और कांस्य युग। तो हड़प्पा की सभ्यता थी वो थी कांस्य युग से संबंधित। इसलिए इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, कांस्य युग। ठीक है। अगला प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न रहेगा, चौथा नंबर प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि क्या थी? तो सिंधु घाटी की जो लिपि थी वो भाव चित्रात्मक थी। उसका जो लिपि अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी है। तो इसलिए इसका राइट आंसर क्या होगा? सिंधु घाटी सभ्यता वैसी थी, अभी तक इसका सही पहचान नहीं हो पाई है। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, या इसका ऑप्शन आता है कि भाव चित्रात्मक। तो उसकी लिपि थी भाव चित्रात्मक, जो अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पांचवा नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे मृतकों का टीला के नाम से जाना जाता है? तो मृतकों के टीला के नाम से जाना जाता है मोहनजोदड़ो को। इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, मोहनजोदड़ो। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, छठा नंबर प्रश्न है, मोहनजोदड़ो कहां स्थित है? तो मोहनजोदड़ो सिंध प्रांत लरकाना जिला में स्थित है। या किस नदी के किनारे स्थित है? सिंधु नदी किनारे। इसलिए सिर्फ मोहनजोदड़ो की बात किया जाए तो कहां स्थित है? वो स्थित है सिंध में। सिंध कहां है? पाकिस्तान का लरकाना जिला। इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। इसका जिला का पूछा जाए तो लरकाना जिला हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लरकाना जिला। इसलिए याद रखिएगा, मोहनजोदड़ो है लरकाना जिला में स्थित है, सिंध में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता का विशाल कोठार कहां मिला है? तो हड़प्पा सभ्यता का जो विशाल कोठार मिला हुआ है, धन मिला हुआ है, स्नानागार मिला है, वो कहां मिला हुआ है? और मोहनजोदड़ो में मिला है। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मोहनजोदड़ो। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर है। तो इसमें सिंधु घाटी का पतन नगर, इसका मतलब बंदरगाह कौन सा था? रोपड़, हड़प्पा, बनावली, लोथल। तो क्या है? लोथल होगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सिंधु नगर सभ्यता का पतन नगर है कौन सा? लोथल हो जाएगा इसका राइट आंसर। लोथल कहां स्थित है? गुजरात में स्थित है, भोगवा नदी के किनारे। लोथल कहां पे स्थित है? भोगवा नदी के किनारे। ठीक है। रोपड़, आपको बताना है कि रोपड़ किस नदी किनारे स्थित है। यदि आप इसका आंसर जानते हैं कि रोपड़ कहां स्थित है, आप कमेंट बॉक्स में हमको जवाब दीजिए। अगर आप जानते हैं तो कमेंट कीजिए इसका। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर। इनमें से कौन एक हड़प्पा सभ्यता की पूर्व सीमा का निर्धारण करता है? तो हड़प्पा के पूर्व में जो सीमा का निर्धारण करता है वो कौन है? आलमगीरपुर है। इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आलमगीरपुर है। पश्चिम में सुतकांगेडोर है, दक्षिण में दायमाबाद है और उत्तर में मांदा स्थित है। कहां था? दक्षिण में दायमाबाद, उत्तर में मांदा और पश्चिम में क्या था? सुतकांगेडोर। इसलिए इसको याद करिएगा। कालीबंगा कहां है? घग्गर नदी किनारे स्थित है। लोथल भोगवा नदी किनारे स्थित है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 10वां नंबर प्रश्न है, हड़प्पा लोगों को किसकी जानकारी नहीं थी? तो हड़प्पा लोगों को किसकी जानकारी नहीं थी? तो जान रहे हैं कि सिंधु कालीन सभ्यता में
जो था लोहा से अपरिचित था, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? लोहा। लोहा जो है वो सिंधु कालीन सभ्यता में प्रचलित नहीं था, इसकी जानकारी नहीं था, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, लोहा। आग का आविष्कार तो हो चुका था, पूरा पाषाण काल में हुआ था। ठीक है, अगला प्रश्न है 11 नंबर प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता का ज्ञान मिलता है कहां से? ताम्रपत्रों से, पुरातात्विक उत्खनन से, साहित्य से, तांबा से। तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो ज्ञान मिलता है वो पुरातात्विक उत्खनन से प्राप्त हुआ था। किससे था? पुरातात्विक उत्खनन से, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पुरातात्विक उत्खनन से। 12 नंबर प्रश्न है, मानव द्वारा सर्वप्रथम किस धातु को उपयोग किया गया? तो मानव द्वारा जो सर्वप्रथम धातु को उपयोग किया गया था वो तांबा का किया गया था, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तांबा हो जाएगा। 13 नंबर प्रश्न है, आर्य भारत में कहां से आए थे? तो आर्य जो थे भारत में मध्य एशिया से आए थे। कहां से आए थे? मध्य एशिया से, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मध्य एशिया। नेक्स्ट प्रश्न है, आर्य भारत में किस रूप में आए थे? अब जो आर्य जो आए थे वो मध्य एशिया से आए थे, लेकिन किस रूप में आए थे? वो आक्रमणकारी के रूप में आए थे, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आर्य जो भारत में आए थे वो आक्रमणकारी के रूप में आए थे, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आक्रमणकारी। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा वेद सबसे प्राचीन है? तो निम्नलिखित में कौन सा वेद सबसे प्राचीन है? सबसे प्राचीन वेद है ऋग्वेद, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ऋग्वेद। उसके बाद यजुर्वेद होगा, उसके बाद सामवेद, उसके बाद अथर्ववेद होगा। ठीक है, यजुर्वेद को गद्य और पद दोनों में लिखा जाता है, सामवेद को संगीत का जनक कहा जाता है और अथर्ववेद में जादू टोना का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी का जिक्र था। तो ऋग्वेद में जो सबसे पवित्र नदी का जिक्र किया गया है वो किया गया है सरस्वती को, इसलिए इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? सरस्वती नदी। ऋग्वेद में पवित्र नदी का बात किया तो सरस्वती नदी, और सिंधु सभ्यता में सर्वाधिक वर्णित नदी का बात किया जाए तो वो सिंधु नदी होगा। सर्वाधिक वर्णित नदी का बात किया जाए तो सिंधु नदी होगा, लेकिन यदि पवित्र नदी की बात किया जाए तो वो सरस्वती होगा, इसलिए इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, सरस्वती। अब नेक्स्ट प्रश्न है, हिंदू विधि पर एक पुस्तक मिताक्षरा किसने लिखा? तो इसका जो हिंदू विधि पर एक पुस्तक मिताक्षरा है, मिताक्षरा के लेखक कौन थे? वो विज्ञानेश्वर थे, इसलिए इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, विज्ञानेश्वर। अगला प्रश्न है, पुराणों की कुल संख्या कितनी है? तो सभी जानते हैं कि पुराणों की संख्या जो है 18 है, इसलिए इसका राइट आंसर 18 होगा। इसलिए यदि आप मेरे वीडियो पे पहली बार आए हैं तो मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए तथा चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, गायत्री मंत्र का सर्वप्रथम उल्लेख कहां मिलता है? तो गायत्री मंत्र का सर्वप्रथम उल्लेख किसमें मिलता है? ऋग्वेद में मिलता है, इसलिए इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, ऋग्वेद। गायत्री मंत्र का रचयिता कौन थे? विश्वामित्र थे। गायत्री मंत्र का उल्लेख जो किया गया है, गायत्री मंत्र का उल्लेख जो ऋग्वेद के तीसरे मंडल में किया गया है। क्वेश्चन आता है कि गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद के किस मंडल में है? तो तीसरा मंडल में। गायत्री मंत्र का रचयिता कौन है? तो विश्वामित्र हैं, इसलिए याद रखिएगा ऋग्वेद में कितने मंडल? 10 मंडल हैं। ऋग्वेद में 10 मंडल, 1028 सूक्त और 10,462 ऋचाएं हैं, इसलिए याद रखिएगा पुराणों की संख्या कितना है? 18 है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, वैदिक साहित्य में प्रयुक्त ब्रीहि शब्द का अर्थ क्या है? तो वैदिक साहित्य में जो प्रयुक्त ब्रीहि शब्द आया है वो ब्रीहि शब्द का अर्थ होता है चावल, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, चावल। नेक्स्ट प्रश्न है, पाणिनि किस विषय के प्रसिद्ध विद्वान थे? जो पाणिनि थे वो भाषा और व्याकरण के विद्वान थे, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो पाणिनि जो प्रसिद्ध विद्वान किस लिए थे? वो थे भाषा और व्याकरण के, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, भाषा और व्याकरण। आयुर्वेद से संबंधित कौन थे? चरक थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 22 नंबर प्रश्न है, गौतम बुद्ध का जन्म कहां हुआ था? तो गौतम बुद्ध का जन्म कहां हुआ था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लुम्बिनी। गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था, कब हुआ था? 563। कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व। कहां हुआ था? लुम्बिनी में हुआ था 563 ईसा पूर्व में, और इसकी जो मृत्यु होती है वो 483 ईसा पूर्व में हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा इसको। और महात्मा गौतम बुद्ध को जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी वो बोध गया के पास हुआ था। ठीक है, अगला प्रश्न है,
अगला प्रश्न है गौतम बुद्ध की मृत्यु कहां हुई थी? तो गौतम बुद्ध की मृत्यु की बात किया जाए तो कुशीनगर में हुआ था, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कुशीनगर। श्रावस्ती यहाँ पे जो दिया है, श्रावस्ती, गौतम बुद्ध ने सर्वाधिक जो उपदेश दिया था वो श्रावस्ती में दिया था, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा जो गौतम बुद्ध की मृत्यु हो जाएगा कुशीनगर में। श्रावस्ती में सर्वाधिक उपदेश दिए थे, बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति हुआ था, और लुम्बिनी जो है, लुम्बिनी में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा इसको। अब नेक्स्ट प्रश्न है गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहां दिया था? तो गौतम बुद्ध ने जो पहला उपदेश दिया था वो कहां दिया था? सारनाथ में। इसके प्रथम गुरु कौन थे? अलार कलाम। कौन थे पहला गुरु? अलार कलाम। इसको याद रखिएगा, जो गौतम बुद्ध के जो पहले गुरु थे वो थे अलार कलाम, और इसने पहला उपदेश कहां दिया था? सारनाथ में दिया था। जो पहला उपदेश दिया उसको धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया था। जो गौतम बुद्ध ने सारनाथ में पहला उपदेश दिया था उसे धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया था। ठीक है, कुशीनगर में इसकी मृत्यु होती है, बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति। नेक्स्ट प्रश्न है जातक पवित्र ग्रंथ है, तो जातक किसका पवित्र ग्रंथ है? जातक जो है बौद्धों का पवित्र ग्रंथ है, इसलिए इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, बौद्धों का। नेक्स्ट प्रश्न है बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए कौन सी भाषा प्रयोग की गई थी? जो बौद्ध धर्म में प्रचार प्रसार किया गया था वो किस भाषा का प्रयोग किया गया था? वो किया गया था पाली का, इसलिए इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, पाली। 27 नंबर प्रश्न है बुद्ध के उपदेशों का संग्रह है, तो बुद्ध का जो उपदेशों का संग्रह है वो क्या है? सूत पिटक है, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, सूत पिटक। नेक्स्ट प्रश्न है 28 नंबर प्रश्न है चतुर्थ बौद्ध सम्मेलन किसके शासनकाल में हुआ था? जो चतुर्थ बौद्ध सम्मेलन हुआ था वो हुआ था कनिष्क के काल में। किसके काल में हुआ था? कनिष्क के काल में। कहां पे हुआ था? कुंडल वन। कहां पे हुआ था? कुंडल वन। ये कुंडल वन कहां पे है? कश्मीर में है, इसलिए याद करिएगा इसको। चतुर्थ बौद्ध सम्मेलन जो हुआ था वो कनिष्क के काल में हुआ था, कुंडल वन कश्मीर में, इसलिए इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, कनिष्क होगा। नेक्स्ट प्रश्न है आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे वो कौन थे? मखली गोसाल थे, इसलिए इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, मखली गोसाल। नेक्स्ट प्रश्न है 30 नंबर प्रश्न है जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर। जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर बात किया जाए, जैन धर्म के संस्थापक की बात किया जाए, तो जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन थे? ऋषभदेव थे, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, ऋषभदेव। जो पार्श्वनाथ थे वो जैन धर्म के 23वें तीर्थकर थे। कौन सा तीर्थकर थे? 23वें तीर्थकर थे। ठीक है, याद करिएगा। महावीर स्वामी को जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वास्तविक संस्थापक। वो जैन धर्म के अंतिम और 24वें तीर्थकर थे। कौन सा तीर्थकर थे? अंतिम एवं 24वें तीर्थकर कौन थे? महावीर स्वामी, जिसे जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक भी माना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है सिकंदर की मृत्यु कहां हुई थी? तो सिकंदर की मृत्यु की बात किया जाए तो सिकंदर की मृत्यु कहां हुई थी? बेबीलोन में हुई थी। कहां, कब हुआ था? 323 ईसा पूर्व में। कब हुआ था? 323 ईसा पूर्व में जो है सिकंदर की मृत्यु हुआ था, इसलिए याद रखिएगा। जो सिकंदर की मृत्यु हुई थी बेबीलोन में 323 ईसा पूर्व में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है किस यूनानी इतिहासकार को इतिहास का जनक कहा जाता है? तो इतिहास के जनक को रूप में किसे जाना जाता है? हेरोडोटस को इतिहास का जनक कहा जाता है, इसलिए इसका आंसर कहा जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हेरोडोटस। आर्किमिडीज जो है उत्प्लावन का सिद्धांत को दिया था। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है मेगास्थनीज किसके दरबार में था? तो मेगास्थनीज जो थे वो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में थे, इसलिए इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, चंद्रगुप्त मौर्य। मेगास्थनीज प्रसिद्ध पुस्तक थी इंडिका। क्वेश्चन आता है कि इंडिका किसके द्वारा लिखा गया था? इंडिका जो थी वो मेगास्थनीज के द्वारा ही लिखा गया था। क्या था पुस्तक का नाम? इंडिका। याद रखिएगा इसको कि इंडिका जो है मेगास्थनीज के द्वारा लिखा गया था। ये किसके शासनकाल में आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। नेक्स्ट प्रश्न है चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था? तो चाणक्य जो है वो चाणक्य जो किसका प्रधानमंत्री था? चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, चंद्रगुप्त मौर्य का। चलिए ठीक है, अगला प्रश्न है 35 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं।
प्रश्न है ब्राह्मी लिपि को किसने स्पष्ट किया था? ब्राह्मी लिपि को जो स्पष्ट किया था, जो पढ़ा था पहली बार, वो किया था जेम्स प्रिंसेप ने। इसलिए इसका राइट आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर ए, जेम्स प्रिंसेप। कब पढ़ा था? 1800, याद रखिएगा, 1837 ईस्वी में। कब पढ़ा था? 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप ने ही स्पष्ट किया था। इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ब्राह्मी लिपि को किसने स्पष्ट किया? जेम्स प्रिंसेप ने। कब किया था? 1837 ईस्वी में। नेक्स्ट प्रश्न है, मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम क्या था? तो इसका जो मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा था उसे क्या कहा जाता था? पन्न कहा जाता था। क्या कहा जाता था? पन्न। इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, पन्न। यदि आप जानते हैं कि गुप्त साम्राज्य में जो प्रचलित मुद्रा था उसको क्या कहा जाता था, तो यदि आप जानते हैं तो बताइए कि गुप्त साम्राज्य में जो चलने वाली मुद्राएं थी उसे किस नाम से जाना जाता था? यदि अगर आप जानते हैं तो इसको आप कमेंट बॉक्स में बताएं। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो 37 नंबर प्रश्न है, भारत के लिए महान सिल्क मार्ग किसने आरंभ करवाया था? तो भारत के लिए वो सिल्क मार्ग था, वो आरंभ करवाया था किसने? कनिष्क ने। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कनिष्क। जो फायान 2 चीनी यात्री था, यह एक फायान कौन था? चीनी यात्री था। किसके दरबार में आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। ठीक है। अगला प्रश्न है, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? वो था श्रीगुप्त। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, श्रीगुप्त। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? यानी कि भारत का नेपोलियन किसे कहते हैं? तो भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता था। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा, भारत का नेपोलियन कहा जाता था समुद्रगुप्त को। इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, समुद्रगुप्त। अगला प्रश्न है, यहां पे ऑप्शन आया हुआ है स्कंदगुप्त। तो स्कंदगुप्त का बात किया है तो जो प्रथम हून आक्रमण हुआ था तो स्कंदगुप्त के काल में हुआ था। कब हुआ था? स्कंदगुप्त के काल में। याद रखिएगा इसको। और उस भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता था। और आज का अंतिम प्रश्न है कि चीनी यात्री फायान किसके शासन काल में आया था? तो आया था, उसको पहले चर्चा हम कर दिए हैं। तो ये आया था चंद्रगुप्त द्वितीय या विक्रमादित्य। चंद्रगुप्त द्वितीय को ही चंद्रगुप्त विक्रमादित्य कहा जाता है। इसलिए जो चीनी यात्री थे फाहियान, वो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य या चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में आया था। इसलिए इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। अगर वीडियो आपको कैसा लगा, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, तथा आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।